हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने निश्चित रूप से कुछ मूवीज़ और सीरियल्स में एक सीन ज़रूर देखा होगा जिसमें पेशेंट के बगल में एक मशीन लगी हुई होती है और उसमें कुछ लाइनें ऊपर नीचे हो रही होती है। और जैसे ही उस पेशेंट को अगर मरा हुआ दिखाना होता है कि अब मर गया है, रोना धोना चालू करना है, तो उस समय उस मशीन में जो है एक लंबी पी की आवाज़ आती है और एक सीधी लाइन दर्शा रहे होते हैं। वास्तव में वो जो मशीन आप देख रहे हो वो मशीन होती है ECG। क्या कहलाती है? ECG कहलाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी ECG मशीन को समझने वाले हैं। ये ECG मशीन क्या है, कैसे ये कार्य कर रही है और हृदय की जो विभिन्न क्रियाकलाप है जिन्हें हम कार्डियक साइकिल में पढ़ा था, कार्डियक साइकिल को किस तरह से ये एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है, उन सब को यहाँ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ECG, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ECG का पूरा नाम क्या है। ECG का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो C से है कार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियो G से है ग्राम। लेकिन आपको कुछ जगह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखा होगा, ये लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं आपको इलेक्ट्रोकार्डियो और ग्राफी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं तीनों ही अलग है और इनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ECG है, लेकिन तीनों ही अलग है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो वास्तव में जिस कागज़ में इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं, इस तरीके से कागज़ पर जो उसका ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो है ये कार्डियोग्राम, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जिसमें ये प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो है मशीन और ग्राम है उसका जो कागज़ पर डिनोशन हो रहा है, कागज़ पर जो उसका चित्रण हो रहा है, जैसे इस तरह की जो लाइनें कागज़ पर आपको प्राप्त हो रही है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। और जिस मशीन से ये प्राप्त करते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अगर लिखा हुआ है तो ये एक तकनीक के बारे में बता रहा होता है। इस टेक्निक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ECG का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तीनों एक है लेकिन तीनों ही कुछ डिफरेंस है। ग्राफ जो है मशीन को कह रहे हैं, उससे जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हो रहा है उसे ग्राफ कह रहे हैं, जो कागज़ पे हमें प्राप्त हो रहा है उसे ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इस तकनीक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ये है क्या? बहुत आसान सी बात है। हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा है अच्छी तरीके से, अगर आपने नहीं पढ़ा है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कार्डियक साइकिल में वास्तव में कार्डियक साइकिल होता क्या है, एक हृदय चक्र में आलिंद और निलय में किस तरीके से संकुचन हो रहा है और किस तरह वो वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ रहा है, कितने समय में वो सब हो रहा है, उसको हमने कार्डियक साइकिल कहा था। तो उस कार्डियक साइकिल के दौरान इसकी जो अपना जो हार्ट है, उस हृदय की हार्ट की दीवारों में क्या होता है, कुछ विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, विद्युत आवेग इम्पल्स उत्पन्न होते हैं और उन विद्युत आवेगों की वजह से ही हमारा हृदय जो है वो सिकुड़ता है और वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ECG समझने के लिए आपको कार्डियक साइकिल वापस समझना जरूरी है। शॉर्ट में आपको मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, हृदय काम कैसे कर रहा है, वो पंप कैसे करता है, वो आप उसमें जो ब्लड भर रहा है उस ब्लड को प्रेशर करता है, उसके लिए उसको छोटा होना पड़ता है, संकुचित होता है और फिर वापस मूल स्थिति में आता है। संकुचित मूल स्थिति, संकुचित और मूल स्थिति। संकुचित होने के लिए उसकी जो ये मांसपेशियां हैं, उसकी जो दीवारें हैं, उन दीवारों में एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है।
और इन विद्युत आवेशों को, इन विद्युत आवेगों को, ये जो इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, इन इंपल्स की वजह से ही हमारा हार्ट जो है वो संकुचित हो रहा है। अब जब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारा हार्ट और इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवारें हैं, उसमें जो सेल्स है, कार्डियक मसल्स जो है वो इंपल्स जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर रही है, विद्युत आवेग उत्पन्न कर रही है, तो क्यों ना हम ये तरीका अपनाएं कि इसमें जो विद्युत आवेग उत्पन्न हो रहे हैं उन विद्युत आवेगों को गैल्वेनोमीटर द्वारा माप लिया जाए। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? किसी भी तार से या किसी भी जगह से, किसी में जिसमें आपको विद्युत अगर उसमें प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, उसका पता लगाने की एक मशीन होती है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन होते हैं जो ये बताते हैं कि इस जगह विद्युत प्रवाहित हो रही है। अगर उसमें किसी तरह का यूँ मूवमेंट नहीं होता, डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसका मतलब उसमें विद्युत आवेश प्रवेश नहीं कर रहा है। ठीक है। और चूंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारे हार्ट में इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, उसकी वॉल में इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में, -90 मिली वोल्ट ये होते हैं, लेकिन इनको भी हम हमारे जो गैल्वेनोमीटर्स हैं उनसे नाप सकते हैं। बहुत मिली वोल्ट में भी नापने की कैपेसिटी होती है। अब उसको नापने के लिए हम इस तरह का एक मशीन जनरेट किया, एक मशीन बनाई, और उस मशीन का नाम ही है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक तरह से आप यूँ समझ सकते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में एक गैल्वेनोमीटर ही है जो वास्तव में कर क्या रहा है, इसमें विद्युत आवेग उत्पन्न हो रहे हैं, उन आवेगों को ये नाप रहा है। अब एक सामान्य व्यक्ति में आवेग हमेशा एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित रूप में, एक निश्चित फॉर्म में बनेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोगी है, हार्ट से संबंधित कोई डिजीज उसको हो रही है, तो श्योर है एक सामान्य व्यक्ति से उसके उस ग्राफ में थोड़ा सा अंतर होगा, और उस अंतर से ही ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति रोगी है या नहीं है। ये इसका महत्व है ECG का। चलो अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं, ढंग से समझते हैं। तो यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई कि ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है क्या। वास्तव में हमारे हार्ट में जो विद्युत क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका मापन है। अगर मैं इसको कुछ शब्दों में कहूँ, बहुत आसान से शब्दों में कहूँ, तो ये है विद्युत क्रियाकलापों का मापन। ठीक है, ये माप रहा है क्रियाकलापों के, विद्युत क्रियाकलापों के, किसके? हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट में जो हृदय चक्र होता है, जो कार्डियक साइकिल होता है, उस साइकिल के दौरान जो बदलाव हो रहे हैं, कार्डियक साइकिल के दौरान बदलाव हो रहे हैं, जो इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, उन्हें ये नाप रहा है, ये माप रहा है उन्हें। ठीक है, और उसको माप कर उस गैल्वेनोमीटर में जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक ECG क्या है, सिर्फ हमने यहाँ तक बात की है। ECG क्या है? हमारे हार्ट में जो विद्युतीय क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, उन इंपल्स को ये मापता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कार्डियक साइकिल जब हमने पढ़ा था, थोड़ा सा वापस कार्डियक साइकिल की ओर बढ़ रहा हूँ ताकि हम अब ग्राफ की ओर बढ़ पाए। कार्डियक साइकिल में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। एक एट्रियम जो होता है उसका डायस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल। एक होता है एट्रियल सिस्टोल। इसी तरह एक था वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन होना, और डायस्टोल का मतलब होता है रेस्ट वाली अवस्था है, विश्राम वाली अवस्था है। डायस्टोल का मतलब है अब वो विश्राम की अवस्था में। तो पहले तो एट्रियम जो है विश्राम अवस्था में है, फिर संकुचित हुआ, फिर वेंट्रिकुलर संकुचित हुआ, और फिर वेंट्रिकल्स जो है वो डायस्टोल अवस्था में आ गए, अब आराम की अवस्था में। ये सारा कार्य हमने पढ़ा था, ये सारा कार्य 0.8 सेकंड में होता है। ठीक है, और इस सब क्रियाकलापों के दौरान होता क्या है, ऐसे नोड जो है वो ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करते हैं, ये जनरेट होकर
पूरे आलिंद की दीवारों में फैल जाते हैं और फिर उन्हीं में से पहुंच गया कुछ एवी नोड की ओर। एवी नोड ने उसे जो ये हिज का बंडल है वहाँ पहुँचा दिया। हिज के बंडल से ये पुरकिंजे फाइबर्स में पहुँच गए। पुरकिंजे फाइबर ने निलय की दीवारों में इसे फैला दिया और फिर निलय भी संकुचित हो गया। ये सब कार्य हो रहे थे एक कार्डियक साइकिल में और इन्हीं दबावों को, इन्हीं इम्पल्स को महसूस करता है हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और उसे दर्शा देता है एक कागज़ पर और उस कागज़ को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ग्राफ के रूप में प्रेजेंट हो रहा है। अब ये सब करने के लिए करते क्या है, जो मरीज लेटा हुआ है, सपोज ये मरीज जो है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन फ़िलहाल समझ लो ये मरीज़ है, बेड पर लेटा हुआ है। ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है और यहाँ लगा दी मशीन, ठीक है, ईसीजी लगा दिया। एक मानक रूप से पता करना है, हम सिर्फ मानक की यहाँ बात कर रहे हैं। मानक यानी कि जो नॉर्मल एवरेज स्वस्थ व्यक्ति में क्या क्या बदलाव हम देखेंगे एक हार्ट में, वो अगर पता करना है तो इससे जो कुछ लीड्स निकलती है जो विद्युत आवेशों को, आवेगों को, इम्पल्स को पता करेगी। तो एक लीड जो है इसके लेफ्ट हैंड यहाँ कलाई पर, बाएं हाथ की कलाई पर, एक लीड लगा देंगे दाएं हाथ की कलाई पर और एक लीड लगा देते हैं उसके बाएं पैर की एडी पर, ठीक है। तो इसके लिए ईसीजी पता करने के लिए क्या क्या किया, मानक रूप से एक सामान्य व्यक्ति का अगर हमें नॉर्मल स्थिति में पता करना है तो ये मानक है, ठीक है। उस मानक के लिए हमने 3 लीड लगाई, एक बाईं कलाई पर, एक दाईं कलाई पर, दोनों कलाइयों पर लगा दी और साथ में बाएं पैर की, जो लेफ्ट पैर है अपना, जो बायां पैर है, उस बाएं पैर की एडी पर एक और लीड लगा दी, ठीक है। और अब पता कर रहे हैं उसमें किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ईसीजी हमें यहाँ प्राप्त होती है, उससे जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। यहाँ ये देख रहे हो आप, कुछ इस तरह का प्राप्त होगा, ठीक है। उसमें इन सबको बस एक नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया? P, Q, R, S और T। वो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो विद्युत आवेग दिखा रहा है, विद्युत इम्पल्स जनरेट हो रही है, उन आवेगों को, विद्युत आवेगों को ये नाप लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि इस समय कुछ विद्युत आवेग जनरेट हुए हैं। उन आवेगों को ये पकड़ के और एक ग्राफ के रूप में उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, ठीक है। उस बदलाव को इन्होंने कुछ इस तरीके से दर्शा दिया, ग्राफ के रूप में वो उसे दर्शा देता है, गैल्वेनोमीटर में जो बदलाव हुआ, ठीक है। उसमें जो पॉजिटिव डिप्लेक्शन हुए वो यूं ऊपर की ओर, उसमें जो नेगेटिव डिप्लेक्शन हुई है जैसे Q और S थोड़े से नेगेटिव है, वो ऋणावेश की ओर जा रहे होते हैं, तो उस समय ये नीचे शो हो रहे हैं। तो इस तरह जो भी किसी भी तरह का अगर बदलाव होता है उसमें, तो उस बदलाव को ये दर्शा देते हैं। समझो ये एक औसत लाइन है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इसे कहते हैं, यानी कि इस पर ना कुछ है, ये गैल्वेनोमीटर का 0 वाला पॉइंट है जिसमें किसी तरह का कोई विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा। तो इससे कुछ लाइनें ऊपर जाती है, कुछ लाइनें नीचे जा रही होती है और इस तरह के ग्राफ लगातार प्राप्त हो रहे होते हैं। अब फिलहाल जो आपके सामने मैंने ये चित्र में दिखा रखा है, ये एक कार्डियक साइकिल को शो कर रहा है। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्डियक साइकिल को शो कर रहा है। उसमें इस तरह के कुछ ग्राफ्स, उस तरह के कुछ जो है पीक्स नज़र आती है और इनको शब्द दे दिए केवल PQRST से। इनसे आप ऐसे मत लगाने ना कोई अर्थ कि इनमें कुछ, इनके भी कुछ फुल फॉर्म होंगी, इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है। बस जैसे हम कई बार माना कि ये X है, Y है, Z है, वैसे ही इन्हें बस एक क्रम दे दिया, PQRS और T यहाँ जनरेट होती है। यहाँ 3 विशेष तरह की वेव्स जनरेट हो रही है। एक P वेव्स है, एक ये जो QR और S, इसे एक साथ कहा जाता है QRS कॉम्प्लेक्स, ये एक साथ है कॉम्प्लेक्स, और एक है T वेव, ये T वेव है। इस तरह 3 इसमें विशेष तरह के जो ग्राफ है वो बन रहे होते हैं, विशेष उठान यहाँ नज़र आते हैं। P वेव है, एक QRS कॉम्प्लेक्स है और एक T वेव है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये बने कैसे, ये है क्या। तो अभी जस्ट मैंने आपको कहा शुरुआत कार्डियक साइकिल की कहाँ से होती है, ऐसे नोड से। ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होते हैं, ये इम्पल्स फैल जाते हैं अपने आलिंदों की, दोनों आलिंद, चाहे दायां आलिंद हो
चाहे बाह्य आलिंद हो, दोनों आलिंदों की दीवारों में इम्पल्स ये फैलते हैं। और इम्पल्स कुछ इस तरीके से फैलते हैं, इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, इस तरह ये फैल रहे होते हैं इस दिशा में, नीचे की ओर, निलयों की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। और इसी वजह से जो पी वेव जनरेट होती है, एक यानी कि यहाँ जो ये इम्पल्स जनरेट हुआ, यहाँ जो विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ, ये जो आवेग उत्पन्न हो रहा है उस आवेग की वजह से इस ईसीजी में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, धनात्मक रूप से इसमें एक बदलाव आता है, धनात्मक वोल्टेज ये बताता है और उस वोल्टेज को तुरंत ये ग्राफ के रूप में शो कर देता है। ठीक है, यानी कि आप समझो सुई के ऊपर यहाँ कुछ पॉइंटर में पहले से इंक लगी हुई है, जैसे ही उसमें बदलाव हुआ ये ऐसे हो जाएगा, तो इस वजह से इसके ग्राफ बन जाएगा, एक पी वेव बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो पी वेव है वास्तव में ये किस चीज़ को दर्शा रही है, किस चीज़ को दर्शा रही है, आलिंदों के संकुचन को। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे नीट में जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं बस इन्हीं बिंदुओं से आते हैं। जो पहला आ गया कौन सा, कि ये पी वेव बनी कैसे, इस वेव का बनने का कारण क्या था, ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट हुआ जिससे आलिंदों में क्या हुआ, संकुचन हुआ, आलिंदों में संकुचन। ठीक है, क्या है ये है पी वेव। ये जो पी बनी थी ये पी है क्या, आलिंदों में संकुचन की वजह से बनी। ठीक है, और संकुचन हुआ कैसे, इसकी भित्ति में जो सेल्स हैं उन सेल्स के डीपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, इसे हम एक शब्द में कहें तो इसे कह देते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है पी वेव। साधारण शब्दों में कहूँ तो आलिंदों में संकुचन को दर्शा रहा है पी। थोड़ा सा और टेक्निकली हम चलें तो एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है पी वेव। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डीपोलराइजेशन क्या आ गया, तो देखो डीपोलराइजेशन को मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये वैसे तंत्रिका तंत्र और मसल्स में समझने की बात है, यहाँ भी समझ लेते हैं। दरअसल कार्डियक मसल्स जो है हम सब ने पढ़ा है कि मसल्स पर या सेल्स जो है इन पर एक्साइटेबल सेल्स जो होती है न्यूरॉन्स वगैरह, इन पर बाहर जो है बाहर की ओर होता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा और भीतर की ओर होता है नेगेटिव चार्ज। और इस पर किसी तरह के बाह्य बल लगने की वजह से ये जब एक्साइट होती है तो ये सोडियम इसमें भीतर प्रवेश करते हैं और इसकी स्थिति जो है आवेश में बदलाव हो जाता है। जो नेगेटिव था वो फिर पॉजिटिव में बदलना चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हो गया बाहर की ओर, इस वजह से नेगेटिव हो जाता है। तो इसका जो पोलर जो ऐसे पोलर था वो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। कैसे, यहाँ ऐसे हो गया बाहर की ओर, इस वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पोलर था वो डी पोलर हो गया। अब पहले ध्रुवीय था लेकिन ध्रुवीय चीज़ बदल गई। देखो ये ध्रुवीय था पहले प्लस माइनस की वजह से, लेकिन अब दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई, डीपोलराइजेशन हो गया। उसका जो ध्रुवता थी वो विपरीत हो गई, विध्रुवण हो गया। इसे हिंदी में कहते हैं विध्रुवण, संकुचन की वजह से। ठीक है, वहाँ जो ऐसे नोड ने जो इम्पल्स बनाए उस इम्पल्स की वजह से इसकी मसल्स जो है उसकी जो पेशियां हैं, हृदयी पेशियां जो है, उस पेशियों की कोशिकाओं में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, विध्रुवण हुआ। और इसी को दर्शा रही है पी वेव। किसको दर्शा रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ठीक है, अब बाद में यहाँ देखो एक सीधी लाइन आ गई। क्या आ गई, एक सीधी लाइन। ये जो पी वेव थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसने तो एट्रियल डीपोलराइजेशन दर्शाया, लेकिन ये फिर क्या है, एक सीधी लाइन आने का मतलब हुआ, मैंने अभी बताया ये जीरो को शो कर रही है, यानी कि यहाँ कोई किसी तरह की विद्युत जनरेट हुई नहीं, यहाँ कोई इम्पल्स जनरेट हुआ नहीं। उसका कारण ये है कि ये जो यहाँ से लेकर जितने भी इम्पल्स आए वो सब यहाँ आकर ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ, आलिंद और निलय की भित्तियों पर ये सब यहीं के यहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते। लेकिन कुछ इम्पल्स जो यहाँ कहाँ पहुँचे, एवी नोड पर जो कुछ इम्पल्स पहुँचे हैं वो एवी नोड्स इनको धीरे धीरे रिसीव करता है। और एवी नोड्स में बहुत ही धीमी गति से ये थोड़े
गति करते हैं, बहुत धीमी गति से ये गति करते हैं जिसे ये पकड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन होता है एक्चुअल में, लेकिन वो गैल्वेनोमीटर जो है उसको पकड़ नहीं पाता है, वो बहुत स्लो होते हैं और उस वजह से वहाँ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाता है, यानी कि यहाँ ऐसा महसूस होता है यहाँ किसी तरह का कोई जो है इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये जो है अब इन पुरकिंजे फाइबर्स की सहायता से यहाँ पहले हिज के बंडल होते हैं 2, ऐसे हिज का बंडल, ये हिज का बंडल फिर पुरकिंजे फाइबर्स की सहायता से पूरे नीले में फैले हुए होते हैं। तो अब ये इम्पल्स कहाँ पहुँचेगा, हिज का बंडल में पहुँचेगा। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस वजह से यहाँ छोटा सा एक अपोजिट प्रकार का इम्पल्स जनरेट होगा। ये धनावेशित प्रकार का गैल्वेनोमीटर में धनावेश शो कर रहा था, ये थोड़ा सा ऋणावेशित, यहाँ छोटा सा ऋणावेशित प्रकट होता है। किस वजह से, ये हिज का बंडल में अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इम्पल्स की। ठीक है, इसके बाद में फिर से अब ये यहाँ से इम्पल्स यहाँ तक आ गए, तब ये वाली स्थिति है। अब क्या होता है, यहाँ नीले की दीवार है बहुत मोटी और ये जो पुरकिंजे फाइबर है ये बहुत तेज़ी से इम्पल्स को पहुँचाते हैं, बहुत तेज़ी से, और इस वजह से एक बड़ा शानदार सा पीक बनता है और बनकर तुरंत जो है वापस नॉर्मल हो जाता है, और वो है आर। ठीक है, और तुरंत यहाँ कम भी हो जाता है। वापस जो है इसकी डायरेक्शन यहाँ तक पहुँचने के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में वापस, देखो इसी डायरेक्शन में इसका इम्पल्स जा रहा होता है, तो कुछ ये माइनस में फिर जाता है। ठीक है, ये सारा कार्य जो Q, R और S, ये तीनों को अगर आप देखो कौन कौन से Q, R और S, इसीलिए ये सारा ये जो अकेला है इतना, ये तीनों के तीनों Q, R और S तीनों के तीनों ये कार्य हो कहाँ रहा है, निलय में हो रहा है। हिज का बंडल पुरकिंजे फाइबर्स में ये होने वाले संकुचन डीपोलराइजेशन को बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये QRS कॉम्प्लेक्स नाम क्यों दिया, क्योंकि ये सारा निलय को बता रहा है, निलय में होने वाले डीपोलराइजेशन को बता रहा है। वो जो डीपोलराइजेशन ऐसे नोड से चालू हुआ था वो आलिंदों में गया और आलिंदों से जाते जाते अब निलयों में भी पहुंच गया QRS कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो इसका मतलब QRS कॉम्प्लेक्स है क्या, डीपोलराइजेशन ही है। किसका, वेंट्रिकुलर्स का, यानी कि निलयों का। तो ये जो दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये है वेंट्रिक्यूलर, यानी कि निलयों का डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन है, विध्रुवण है निलयों का, यानी कि यहाँ निलय कर क्या रहे हैं, यहाँ निलय संकुचन कर रहे हैं, संकुचन कर रहे हैं। और मैंने यहाँ बताया संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, संकुचन को सिस्टोल। तो यहाँ पर भी आलिंदों का संकुचन था, यानी कि आप कह सकते हो ये सिस्टोल है, किसका, आलिंदों का, और ये भी है तो ये भी सिस्टोल है, किसका, निलयों का। ठीक है, सिस्टोल वाली बात भी समझ में आ गई, संकुचन कह दो, सिस्टोल कह दो या डीपोलराइजेशन कह दो, ये सब एक दूसरे के जो है समानार्थी शब्द ही है, फिलहाल ये समझो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, अब इसके बाद में निलय पूर्णतः संकुचित हो गए और वापस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो इसलिए जनरेट होता है क्योंकि अब यहाँ से लेकर और ये जो निलयों की पूरी ये दीवार है, ये निलयों की पूरी दीवार डीपोलराइज्ड हो गई। डीपोलराइज मतलब इनके अंदर की भित्ति में, वॉल के भीतर सारे में पॉजिटिव आवेश आ गया, और जब सारे में ही पॉजिटिव आवेश आ गया, ऐसी स्थिति में गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है, और बदलाव नहीं होने की वजह से वो 0 डिग्री पर 0 विद्युत इम्पल्स को बताएगा, कोई इम्पल्स नहीं बताएगा, कोई इम्पल्स यहाँ शो नहीं होगा। सारे के सारे एक ही तरह के आवेश होने की वजह से वो बिल्कुल भी ये कुछ शो नहीं करेगा, और इसी वजह से यहाँ एक सीधी लाइन यहाँ आती है। क्यों हो रहा है ये जो सीधी लाइन आ रही है, वास्तव में ये किस चीज़ को बता रही है, ये है जो वेंट्रिकल्स है, इन वेंट्रिकल्स का कंप्लीटली डीपोलराइजेशन है। वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली डीपोलराइज्ड,
वेंट्रिकल्स यानी कि निलय पूर्णतः डीपोलराइज्ड हो गए हैं। इस चीज़ को ये सीधी लाइन शो कर रही है और जीरो विद्युत आवेश यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब जब हृदय, इसका मतलब यहाँ पूरा का पूरा निलय संकुचित हो चुका है, लेकिन संकुचित होने के बाद अब इसको वापस अपनी सामान्य स्थिति में भी तो आना पड़ेगा, तभी तो अगला काम शुरू करेगा। तो अब सामान्य स्थिति को आना, यानी कि ये जो उल्टा सिस्टम हो गया था, अंदर प्लस आ गए बाहर माइनस रह गया, इसको वापस वैसा ही करना है। और वापस वैसे ही करने को कहते हैं रीपोलराइजेशन। डी का विपरीत रीपोलराइजेशन। तो जब रीपोलराइजेशन की क्रिया होती है तब एक और गैल्वेनोमीटर में विद्युत इम्पल्स प्रकट होता है और वो इम्पल्स होता है टी के रूप में। ठीक है, यहाँ जो टी है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो टी वेव्स यहाँ शो हुई है, ये टी वेव्स किसे दर्शा रही है? निलयों की, यानी कि वेंट्रिकल्स की, यानी कि वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन। ये क्या है? रीपोलराइजेशन। वी ध्रुवण है, ध्रुवण जो है उसको वापस रीजनरेट करना है, वापस सामान्य स्थिति में आना है। री यानी होता है दोबारा वैसे के वैसे करना, दोबारा उसको पोलर बनाना, रीपोलराइजेशन का काम हो रहा है। और इसीलिए वहाँ एक और वेव जनरेट होती है जो टी वेव है। तो ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है पी और QRS और टी है क्या। पी वास्तव में देखो शुरुआत वाली अवस्था यानी कि आलिंदों का संकुचन दर्शा रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन से कहते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स निलयों के संकुचन को दर्शा रही है, QRS कॉम्प्लेक्स जिसे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कह रहे हैं। और यहाँ टी वेव जो बन रही है वो किस वजह से बनी? वो रेस्ट की स्थिति में, सामान्य स्थिति में आने पर कह रहे हैं, जिसे रीपोलराइजेशन कह रहे हैं। निलयों का रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि ये निलय का, आप इसे ये भी कह सकते हैं, ये वेंट्रिकल्स का डायस्टोल है, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल है, ये वेंट्रिकल्स का सिस्टोल है, ये एट्रियल्स का सिस्टोल है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल भी हो गया, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल भी हो गया, एट्रियल का सिस्टोल भी हो गया, ये एट्रियल का डायस्टोल कहाँ गया? ये भी तो होना चाहिए। यानी कि रेस्ट में निलय जो है वो रेस्ट में भी जा रहे हैं, संकुचित भी हो रहे हैं। ऐसे नोड यहाँ संकुचित हो रहा है तो, लेकिन इस ग्राफ में रिलैक्स कहीं शो ही नहीं हुआ, जबकि ऐसा शो होना चाहिए था। लेकिन इसका जवाब यहाँ है, एक्चुअल में क्या हुआ कि आलिंद यहाँ तक संकुचित हो गया था पी वेव खत्म होने तक, और उसके बाद में यहाँ से लेकर टी वेव्स खत्म होने तक वो वास्तव में रेस्ट में ही है। हमने जब कार्डियक साइकिल तब हमने पढ़ा था एट्रियल सिस्टोल सिर्फ 0.1 सेकेंड का होता है और डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड का है, 0.1 सेकेंड, बाकी यहाँ से लेकर 0.7 सेकेंड तक वो रेस्ट ही कर रहा होता है। तो वास्तव में एट्रियल सिस्टोल जो है, एट्रियल डायस्टोल जो है वो इसी ग्राफ के अंदर ही है, यही है, लेकिन वो शो नहीं हो पाया क्योंकि इस समय गैल्वेनोमीटर ने तो इसके आवेग को नाप लिया। अब वो उसको कैसे नापे? वो एक बार में एक को ही नाप सकता है। तो वास्तव में यही जो है उसका डायस्टोल का ग्राफ बना होगा, लेकिन वो नाप नहीं पा रहा है, इसी बीच में वो घटना हो रही है। इसलिए यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें शो हो रही है, होनी तो चारों चाहिए लेकिन 3 ही शो हो रही है। कौन कौन सी? डीपोलराइजेशन भी हो रहा है, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर का भी हो रहा है, एट्रियल का भी हो रहा है, रीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर का भी हो रहा है, लेकिन रीपोलराइजेशन एट्रियल का यहाँ शो नहीं हो रहा। वो शो इसलिए नहीं हो रहा कि वो QRS कॉम्प्लेक्स के बीच ही छिप गया, यही है वो। ठीक है, इसी दौरान हुआ, इसलिए वो ग्राफ में आया नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो देखो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इन सारी घटनाओं को हुआ क्या? ये जो पी वेव बनी वो एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह, यानी कि आलिंदों के संकुचन, आलिंद जो है उसके संकुचन की वजह से बनी। फिर ये संकुचन पहुंचे निलय में, तो निलय के संकुचन की वजह से QRS कॉम्प्लेक्स बना। फिर ये संकुचित होके अब थक गए, अब आराम करना चाह रहे हैं, तो पहले निलय आराम करेगा क्योंकि यहाँ सीधा सा है, आगे इस तरह जाएगा, फिर वापस रेस्ट भी इसी तरीके से होता है। अब निलय संकुचित होकर जब रेस्ट में जाएंगे तब टी वेव बनेगी, और वो टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को दर्शाएगी। ठीक है,
ये सारी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ हमने दो आइसोइलेक्ट्रिक कंडीशन भी यहाँ जनरेट हुई है, एक पी और क्यू के बीच में। ये क्यों बनी? क्योंकि यहाँ ए वी नोड ने इम्पल्स को बहुत ही स्लो लेके जा रहा होता है, सिर्फ ए वी नोड के भीतर। इस वजह से वहाँ गैल्वेनोमीटर में इसके अंदर जो है वो लगभग 0 शो करता है, इसलिए सीधी लाइन आती है। एक सीधी लाइन कब आई? जब पूरा निलय जो है, यहाँ जो पूरा निलय था वो पूरा का पूरा ही डीपोलराइज हो गया, और पूरा डीपोलराइज होने की वजह से वहाँ गैल्वेनोमीटर में जो विद्युत नाप रहा है, इसके इम्पल्स को नाप रहा है, वो उसको 0 शो करेगा, क्योंकि पूरा ही पॉजिटिव हो चुका है ये। तो ऐसी स्थिति में वो उसे नापेगा ही नहीं, 0 पर आएगा, तो वहाँ यहाँ ये सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, ये सारी बात हमने समझ ली है और आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ईसीजी वो मशीन है जो आप में इन सब चीज़ों को, हमारे हृदय के जो एक साइकिल है उसको शो करती है। अब आप सोचिए, इससे अंदाज़ा लगाइए, मैंने अभी जैसे ये एक कार्डियक साइकिल को मैंने इसका सिमिलर माना इस एक ग्राफ का, एक कार्डियक साइकिल एक इस ग्राफ पी क्यू आर एस और टी के इक्वल है, एक कार्डियक साइकिल एक पी क्यू आर एस टी के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ये पीक गिनूं तो क्या ये पीक हमारी हृदय धड़कन को नहीं बता रहे? एक तरह से हृदय की धड़कनों को, जैसे हम नॉर्मली हम कहते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो श्योर है कि ये वाला पीक भी 72 बार भी आना चाहिए, पी भी 72 बार आना चाहिए, आर भी 72 बार आना चाहिए और टी भी। ठीक है, अगर इसमें किसी तरह का बदलाव आता है, अगर इसमें ये संख्या कम होती है या इसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो वो भी किसी न किसी तरह के हृदय रोग को बताएगी। इन वेव्स की ऊंचाई में कोई किसी तरह का बदलाव आए तो इनकी ये जो हाइट जनरेट हो रही है वो भी हृदय में किसी तरह की बीमारी को बताएगी, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसी इसकी हाइट होनी चाहिए, और अगर ये ज़्यादा बढ़ रही है, ये ज़्यादा बढ़ गई या घट गई, ये ज़्यादा बढ़ गई या घट गई, तो कहीं न कहीं ये आलिंदों में या निलय में या हृदय में किसी न किसी रोग को बताएगी। और अगर आपके हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर आपको कहता है कि आप पहले ईसीजी करवाओ, फिर जांच करेंगे। ठीक है, अभी ये वाला जो मैंने आपको बताया ये मानक स्थिति है, जब आपके दोनों हाथ की कलाइयों पर और एक एडी पर लगाया जाता है। लेकिन अगर उसका और थोड़ा सा विस्तृत जांच करनी होगी हमें, तो हमें क्या करना है, बहुत सारी लीडें ये तो लगानी ही लगानी है, बहुत सारी लीडें यहाँ उसके सीने पर और लगाई जाती, ताकि बारीक से बारीक बदलाव भी जो है उसे कैच कर लिया जाए, समझा जाए। ठीक है, तो ये ईसीजी जो है इस तरह आज हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं और अगर आप किसी तरह के किसी टॉपिक में फंसे हुए हैं, अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जैसे आज किसी बालक ने मुझे 2 दिन पहले ये कहा था कि सर हमें ईसीजी समझ में नहीं आया, तो मैंने उसके लिए वीडियो तैयार किया है और उम्मीद है आप लोग मुझे इसी तरह अपने मुश्किल जो आपको लगते हैं वो टॉपिक मुझे बताएंगे, और मैं आपको निश्चित तौर पर 1 या 2 दिन के लास्ट 2 दिन के भीतर मैं आपको उस वीडियो का सॉल्यूशन, उस वीडियो के रूप में उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।